एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? नाजरीन, आप जनता टीवी हिंदुस्तान देख रहे हैं। आज आपकी मुलाकात में जमात इस्लामी के रुकन शिवपुर के और बंगरी बंगाल के भी जनाब शादाब मासूम से आपकी मुलाकात कराएंगे, जो आपको एक्सा सिविल कोड के बारे में कुछ पैगाम देंगे। आप उन्हें समाअत फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और इस मुल्क की सबसे बड़ी ताकत ये है कि यहाँ पर सदियों से मुख्तलिफ़ नस्ल, मुख्तलिफ़ ज़बान और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वाले लोग आपस में एक साथ रहते आए हैं। ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी ताकत है। हमारा मुल्क एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें आपको हर रंग के फूल नज़र आएंगे। हमारे मुल्क के अंदर अगर आप 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर का फ़ासला तय करेंगे तो आपको एक नई ज़बान नज़र आएगी, एक नया रहन सहन नज़र आएगा, एक नई तहज़ीब नज़र आएगी, एक नया सकाफ़त आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी ताकत है। सदियों से ये होता आ रहा है। केरला अगर आप चले गए तो वहाँ के लोग जिस ज़बान में बात करते हैं, बंगाल के लोग उस ज़बान को नहीं समझ पाएंगे। बंगाल के लोग जिस ज़बान में बात करते हैं, तमिलनाडु के लोग उसे नहीं समझ पाएंगे। लेकिन इन तमाम डिफरेंसेस के बावजूद लोग जो है एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं और ये जो प्लूरल स्ट्रक्चर है हिंदुस्तान का, लोगों ने इसको सेलिब्रेट किया है हमेशा। जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ और मुल्क का दस्तूर तरतीब पाने लगा, उस वक्त भी इस चीज़ को बरकरार रखा गया कि मुल्क के अंदर जो अलग अलग तहज़ीब, अलग अलग सकाफ़त, अलग अलग कल्चर और अलग अलग मज़ाहिब के लोग हैं, उनको ये आज़ादी दी जाए कि वो अपने मज़हब पर अमल करें। उनको ये आज़ादी दी जाए कि वो अपनी ज़बान में बात करें, अपनी ज़बान में तालीम हासिल करें, अपनी मादरी ज़बान में तालीम हासिल करें। तो ये तमाम आज़ादियाँ हमारे दस्तूर ने तस्लीम किया है और दस्तूर के अंदर फंडामेंटल राइट्स की जो शिक है, उसके तहत ये तमाम हुकूक जो है वो आते हैं और हमारे दस्तूर ने इन हुकूक को तस्लीम किया है। यही वजह है कि इस मुल्क के अंदर अलग अलग मज़ाहिब के लोग अपने अपने पर्सनल लॉ पर अमल करते हैं। उनको आज़ादी है कि वो अपने शादी, तलाक़, विरासत और इस तरह के जो मामलात हैं उनमें वो अपने मज़हब को फ़ॉलो करते आ रहे हैं। आज़ादी से पहले भी ये कोशिश की गई कि इस मुल्क के अंदर जो है जो पर्सनल लॉ है इसको छेड़छाड़ किया जाए, लेकिन उस वक्त भी यहाँ के शहरियों ने ज़बरदस्त एहतजाज किया और 1937 में अंग्रेज़ हुकूमत जो है उसने पर्सनल लॉ को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया। और आज़ादी के बाद भी एक ऐसा तबका इस मुल्क के अंदर है जो अपनी तहज़ीब को और अपने कल्चर को ज़बरदस्ती दूसरों पर थोपना चाहता है। वो वक्फ़े से यकसा सिविल कोड का सोसा छोड़ता रहा है, वक्फ़े से यकसा सिविल कोड की बातें लोगों के सामने लाता रहा है। और फिर एक मरतबा हम देख रहे हैं कि अभी फिर ये सोशा उठाया गया। इससे पहले भी 2016 में और 2018 में लॉ कमीशन की तरफ से ये सवालनामा जारी किया गया था, अब फिर जारी किया जा रहा है। इस मौके पर मैं ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आइंदा 2024 के इंतखाब को सामने रखकर हमारे मुल्क के अंदर कुछ ऐसी जमातें हैं, हमारे मुल्क के अंदर कुछ ऐसे तबके हैं जो हमारे गड़बड़ हो गया ना, हमारे मुल्क के अंदर कुछ ऐसे तबक़ात हैं, हमारे मुल्क के अंदर कुछ ऐसी सियासी पार्टियां हैं जो मुल्क को जो है पॉलिटिकल लाइन पर डिवाइड करना चाहती हैं अपने पॉलिटिकल गेन हासिल करने के लिए। मुल्क को कम्युनल लाइन पर डिवाइड करना चाहती हैं, फ़िरक़ावाराना खतूत पर मुल्क को तक़सीम करना चाहती हैं, मुल्क को पोलराइज़ करना चाहती हैं ताकि इसके ज़रिया वो अपना सियासी बेनिफिट और पॉलिटिकल माइलेज हासिल करें। इसके लिए ये सोसा एक मरतबा फिर छोड़ा गया है ताकि 2024 इलेक्शन से कबल मुल्क के अंदर पोलराइजेशन किया जाए, मुल्क के अंदर लोगों को बांटा जाए, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान डिफरेंसेस क्रिएट किया जाए। तो यकसा सिविल कोड का सोसा छोड़ने का एक मकसद ये भी है। इसके लिए हमें चाहिए, इस मुल्क के बाशिंदों को चाहिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जितने हमारे भाई हैं सबको चाहिए कि सब मिलजुल कर इसकी मुखालफत करें, क्योंकि ये किसी एक मज़हब से इसका ताल्लुक़ नहीं है। ये सिर्फ मुसलमानों के पर्सनल लॉ का मामला नहीं है, इसमें हमारे सिख भाइयों का भी पर्सनल लॉ है, इसमें हमारे क्रिश्चियन भाई जो ईसाई भाई हैं उनका भी पर्सनल लॉ का मामला है, हमारे कुछ बहुत ही माइनॉरिटी में यहूदी भाई हैं बहुत ही कम तादाद में, उनका भी मामला है इसमें।
पारसियों का भी मामला है इसमें, और साथ ही साथ हमारे हिंदू भाइयों का भी मामला इससे जुड़ा हुआ है, आदिवासियों का मामला इससे जुड़ा हुआ है। आप अगर देखेंगे कि हमारे जो हिंदू भाई हैं, इस साउथ इंडिया के जो हिंदू भाई हैं वो कुछ और चीज़ों को फॉलो करते हैं, नॉर्थ इंडिया के जो हिंदू भाई हैं वो कुछ और चीज़ों को फॉलो करते हैं। आप दोनों के पर्सनल लॉ में डिफरेंस देखेंगे। आप साउथ में चले जाइए, वहाँ पर मामा से शादी करने का रिवाज है, यहाँ के हिंदू भाई उसे नहीं करते हैं। तो इस तरह के मामलात हैं, ये सिर्फ मुसलमानों के पर्सनल लॉ का मामला नहीं है, बल्कि ये मुल्क का जो प्लूरलिस्टिक स्ट्रक्चर है इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश है। मुल्क का जो तकसीरी समाज है, हमारे मुल्क के अंदर की जो तकसीरियत है, जो प्लूरलिस्टिक स्ट्रक्चर है, जो हमारे मुल्क की सबसे बड़ी ताकत है, इसको डिस्टर्ब करने और इसको बर्बाद करने की ये साजिश है। मुल्क को फ़िरकावाराना खतूत पर बांटने की कोशिश है। इसमें हम इस ट्रैप में अपने आप को न डालें, इस ट्रैप में न फंसे और कम्युनल लाइन पर अपने समाज को डिवाइड न करें, बल्कि सब एक साथ मिलकर इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें। इसके ख़िलाफ़ लॉ कमीशन ने जो सवालनामा जारी किया है, लॉ कमीशन ने सवालनामा जारी नहीं किया है, बल्कि लॉ कमीशन ने राय मांगी है। लॉ कमीशन ने आपसे ये रिस्पॉन्स मांगा है कि आप यकसा सिविल कोड के बारे में क्या चाहते हैं। तो हम तमाम शहरियों से गुजारिश करेंगे कि आप इसके ख़िलाफ़ लिखिए, इसके ख़िलाफ़ आप ईमेल कीजिए, इसके ख़िलाफ़ आप जो है लॉ कमीशन के साइट पर जाकर आप बेहतर अंदाज में मुल्क के दस्तूर को सामने रखकर, मुल्क के दस्तूर के जो तकाज़े हैं उनको सामने रखकर आप तमाम लोग लिखें, और किसी भी तरह के प्रोटेस्ट और इन तमाम चीज़ों से बचते हुए लॉ कमीशन ने सवाल किया है, उस सवाल को हम बेहतर अंदाज में इंटेलेक्चुअली रिस्पॉन्ड करें। यही पैगाम मैं आप हजरात को देना चाहता हूँ। शुक्रिया।